आज से लगभग 4600 साल पहले, एक ऐसे समय में जब पहिया और लोहा जैसी चीजें इंसान की पहुंच से बाहर थीं, उसने पत्थर के ये आसमान छूते पहाड़ आखिर कैसे खड़े कर दिए। ये कहानी सोने चांदी या किसी महान राजा की नहीं, ये कहानी है उस इंसान की जिसने शिकार छोड़कर दुनिया की सबसे महान और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया। एक ऐसी सभ्यता जिसने रेत और समय को भी मात दे दी और कुछ ऐसा बना डाला जो आज भी हमारी कल्पना से परे है। इस वीडियो के अंत तक आप उस खोई हुई तकनीक और इंसानी जज्बे के राज को जान जाएंगे जिसने आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम परत दर परत हर राज खोलेंगे, उस गायब हो चुकी नदी से जो पत्थरों को अपनी पीठ पर लाद कर लाई, उन गुप्त कमरों तक जिनका मकसद आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब नामुमकिन को मुमकिन किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम अपने इतिहास के एक अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। ऐसी वीडियो के लिए हमें घंटों रिसर्च करनी पड़ती है। पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी उन घुमंतू शिकारियों से शुरू होती है जो बस किसी तरह अपना पेट भरने के लिए जीते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वे नील नदी के किनारे बसे और दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक गीजा का महान पिरामिड बना डाला। ये कहानी है पत्थर और जुनून की, आस्था और इंजीनियरिंग की। ये कहानी है मिस्र की। आज से लगभग 12,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था तो धरती गर्म होने लगी। उत्तरी अफ्रीका का विशारा जो कभी हरा भरा था धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रहा था। पानी के स्रोत सूख रहे थे और जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। इसी उथल पुथल के बीच हमारे पूर्वज यानी आदि मानव शिकारी संग्राहकों के छोटे छोटे झुंडों में जीवन की तलाश में भटक रहे थे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, किसी तरह पेट भरना और जंगली जानवरों से बचना। उनकी ये तलाश उन्हें एक ऐसी जगह ले आई जो किसी वरदान से कम नहीं थी, नील नदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, ये जिंदगी की धड़कन थी। हर साल नील नदी में बाढ़ आती और जब पानी उतरता तो अपने पीछे काली उपजाऊ मिट्टी की एक परत छोड़ जाती। ये मिट्टी इतनी कमाल की थी कि उसमें बीज फेंकने भर से फसलें लहलहा उठती थी। इन आदि मानवों ने इस अद्भुत घटना को देखा। फिर किसी ने पहली बार सोचा होगा, क्या होगा अगर इन जंगली अनाजों के बीजों को जानबूझकर इस गीली मिट्टी में दबा दिया जाए? शायद फिर हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और बस यहीं से इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक को जन्म दिया, कृषि। यह बदलाव तुरंत नहीं हुआ बल्कि सदियों तक चला। लगभग 6000 से 7000 ईसा पूर्व तक उन्होंने नील नदी के किनारे गेहूं और जौ के अपने पहले बीज बो दिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। बाढ़ का पानी तो कुछ हफ्तों में वापस चला जाता और उसके बाद तपता सूरज उस उपजाऊ मिट्टी को सुखाकर पत्थर जैसा बना सकता था। अगर मिट्टी सूख गई तो फसल भी बर्बाद। इसी चुनौती ने उस आदि मानव के अंदर छिपे इंजीनियर को जगाया। उन्होंने समझा कि सिर्फ बीज बोना काफी नहीं है, बल्कि इस जीवन देने वाले पानी को खेतों तक रोकना होगा। पत्थर और लकड़ी के साधारण औजारों से उन्होंने नील नदी से अपने खेतों तक नहरें खोदनी शुरू कर दी। उन्होंने मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें बनाई ताकि बाढ़ का पानी उन नहरों के जरिए खेतों में जमा हो सके और लंबे समय तक नमी बनी रहे। यह दुनिया की पहली सिंचाई प्रणालियों में से एक थी। अब उनके पास साल भर के लिए अनाज था। अतिरिक्त अनाज को मिट्टी के बर्तनों में सहेजा जाने लगा। अब उन्हें खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। वे एक जगह टिक कर रहने लगे। छोटी छोटी झोपड़ियां बनी, फिर वो बस्तियां बनी और धीरे धीरे गांव बसने लगे। इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं, एक किसान बन चुका था। यह नील नदी का पहला तोहफा था जिसने खाना बदोश आदि मानव को एक सभ्य जीवन की पहली सीढ़ी पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब इन बस्तियों को एक नई चुनौती का सामना करना था, इंसानी लालच और हिंसा का। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी में उग रहे अनाज की खुशबू अब सिर्फ उन मेहनती किसानों तक ही नहीं रही। ये महक रेगिस्तान के उन भूखे और खूंखार कबीलों तक भी पहुंच रही थी जो अब भी शिकार के लिए भटक रहे थे। और फिर शुरू हुआ इंसानियत के इतिहास का वो दौर जो आज भी जारी है, लूट और कब्जे का संघर्ष। अंधेरी रातों में हथियारों से लैस लुटेरे इन शांत बस्तियों पर हमला करते। महीनों की मेहनत से उगाया गया अनाज लूट लिया जाता और झोपड़ियां जला दी जाती। किसानों को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ अनाज उगाना काफी नहीं है, उसे बचाने के लिए एक होना पड़ेगा। इसी डर और असुरक्षा के माहौल से एक लीडर की सोच ने जन्म लिया। गांवों ने मिलकर अपने में से सबसे ताकतवर और बुद्धिमान इंसान को
अपना रक्षक चुना। इन सरदारों ने लड़ाकों की टुकड़ियां बनाई जो बाहरी हमलों से गांव की रक्षा करती थीं। धीरे धीरे कुछ ताकतवर सरदारों ने आसपास के कमजोर गांवों को भी अपने संरक्षण में ले लिया। इस तरह छोटे छोटे राज्य बनने लगे। ये प्रक्रिया सदियों तक चली और लगभग 3100 ईसा पूर्व तक 2 बड़े राज्य उभर कर सामने आए। ऊपरी मिस्र यानी दक्षिण का घाटी वाला इलाका और निचला मिस्र यानी उत्तर का डेल्टा वाला इलाका। और फिर आया एक ऐसा राजा जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। पारंपरिक रूप से हम उसे नारमेर के नाम से जानते हैं। नारमेर ऊपरी मिस्र का शासक था। उसने एक विशाल सेना तैयार की और निचले मिस्र पर हमला कर उसे जीत लिया। उसने दोनों राज्यों को मिलाकर एक अखंड मिस्र की स्थापना की और खुद को पूरे मिस्र का पहला फराओ घोषित किया। फराओ सिर्फ एक राजा नहीं था, उसने खुद को जीवित देवता घोषित कर दिया। वो सूर्य देव रा का पुत्र था जिसे धरती पर राज करने के लिए भेजा गया था। उसकी बात पत्थर की लकीर थी, उसका हुक्म भगवान का हुक्म था। इस एक विचार ने मिस्र को हजारों सालों के लिए एक ऐसी स्थिरता दी जिसकी कोई मिसाल नहीं थी, क्योंकि अब राजा का विरोध करना मतलब ईश्वर का विरोध करना था। फराओ के राज में मिस्र ने जबरदस्त तरक्की की। उन्होंने लिखना सीखा, जिसे हायरोग्लिफ्स कहा जाता है। उन्होंने एक कैलेंडर बनाया जिसमें 365 दिन होते थे, ताकि वे नील की बाढ़ का सटीक अनुमान लगा सकें। उन्होंने गणित और ज्यामिति में महारत हासिल की, ताकि खेतों का बंटवारा और नहरों का निर्माण सटीकता से हो सके। लेकिन इस सारी तरक्की और शान शौकत के बीच मिस्रवासियों के मन में एक गहरा डर बसा था, मौत का डर। वे मानते थे कि मौत जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक दूसरी दुनिया की यात्रा की शुरुआत है। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर का और बा नाम की 2 आत्माएं होती हैं। मौत के बाद बा शरीर छोड़कर देवताओं के साथ रहने चली जाती है, लेकिन का यानी जीवन शक्ति शरीर के पास ही रहती है। इस का को जिंदा रहने के लिए शरीर की जरूरत होती थी। अगर शरीर नष्ट हो गया तो का भी मर जाएगी और उस व्यक्ति का हमेशा जीवित रहने का सपना खत्म हो जाएगा। इसी विश्वास ने उन्हें ममी बनाने की कला सिखाई। ये एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें लगभग 70 दिन लगते थे। वे शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे दिमाग, पेट और फेफड़ों को निकालकर उन्हें अलग अलग जार में रखते थे, लेकिन दिल को शरीर में ही छोड़ दिया जाता था। वे मानते थे कि परलोक में न्याय के देवता ओसिरिस के सामने व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब इसी दिल में होता है। इसके बाद शरीर को महीनों तक नेट्रोन नाम के नमक में सुखाया जाता और फिर उसे लिनेन की सैकड़ों मीटर लंबी पट्टियों में लपेट दिया जाता था। अब अमर शरीर तो तैयार था, लेकिन उसे चोरों और जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाए? शुरुआती फराओ को मस्तबा कहे जाने वाले सपाट छत वाले मिट्टी ईंट के मकबरों में दफनाया जाता था, लेकिन ये सुरक्षित नहीं थे। चोर अक्सर इनमें सेंध लगाकर कीमती सामान चुरा ले जाते थे। लगभग 2670 ईसा पूर्व फराओ जोसेर के एक जीनियस वास्तुकार इम्होटेप के दिमाग में एक क्रांतिकारी आइडिया आया। उसने एक मस्तबा के ऊपर उससे थोड़ा छोटा दूसरा मस्तबा रखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह 6 विशाल चबूतरों को एक के ऊपर एक रखकर एक सीढ़ीदार ढांचा बना दिया। जब धूल छटी तो मिस्र के लोग हैरान थे। यह दुनिया का पहला पिरामिड था, द स्टेप पिरामिड। पहली बार इंसान ने जमीन पर अपना एक बनावटी पहाड़ खड़ा कर दिया था। लेकिन इंसान की ख्वाहिशें कहाँ रुकने वाली थीं? दशकों बाद फराओ स्नेफ्रू ने फैसला किया कि उसे सीढ़ीदार नहीं, बल्कि चारों तरफ से बिल्कुल चिकनी, ज्यामितीय रूप से सटीक ढलान वाला पिरामिड चाहिए। उसके इंजीनियरों ने बड़े जोश में काम शुरू किया, लेकिन उनसे एक भयानक गणितीय गलती हो गई। उन्होंने शुरुआत में 54 डिग्री के बहुत तीखे ढलान पर पत्थर चढ़ाने शुरू कर दिए। जब पिरामिड आधे से ज्यादा बन गया तो इंजीनियरों को एहसास हुआ कि इस एंगल पर ढांचा अस्थिर हो रहा है और ढह सकता है। उन्होंने फौरन ऊपरी हिस्से का एंगल घटाकर 43 डिग्री कर दिया। इसका नतीजा था बेंट पिरामिड, एक ऐसा पिरामिड जो बीच में से मुड़ा हुआ दिखता है। अपनी इस गलती से सीखकर स्नेफ्रू ने एक और पिरामिड बनवाया, द रेड पिरामिड, जो दुनिया का पहला सच्चा चिकनी सतह वाला पिरामिड बना। स्नेफ्रू ने अपने पुरखों की गलतियों से सीखा और अपने बेटे के लिए एक शानदार विरासत तैयार की। और उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि खुफू था, वो फराओ जिसने इतिहास की सबसे विशाल और रहस्यमयी संरचना का निर्माण करवाया, गीजा का महान पिरामिड। लगभग 2600 ईसा पूर्व फराओ खुफू के आदेश पर मिस्र के इंजीनियरों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया
जिसकी विशालता की कल्पना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। गीजा के पठार पर उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी अकेली संरचना द ग्रेट पिरामिड का निर्माण शुरू किया। आइए एक पल के लिए इसके आंकड़ों की भयावहता को समझने की कोशिश करते हैं। इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इनमें से ज्यादातर पत्थर चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के थे, जिनका औसत वजन 2.5 टन था, यानी एक बड़ी एसयूवी कार के बराबर। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। पिरामिड के अंदरूनी कमरों, खासकर राजा के कमरे को बनाने के लिए असवान नाम की जगह से लाए गए ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ, जो 800 किलोमीटर दूर था। इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 50 से 80 टन तक था, यानी लगभग 12 हाथियों के कुल वजन के बराबर। जब यह बनकर तैयार हुआ तो इसकी ऊंचाई 481 फीट यानी 146.6 मीटर थी। यह आज की 40 मंजिला इमारत के बराबर है। और यह खिताब इसने किसी 1-2 सदी तक नहीं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से 3800 से ज्यादा सालों तक अपने नाम रखा। 14वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड का लिंकन कैथेड्रल बना, तब जाकर धरती पर इससे ऊंची कोई मानव निर्मित संरचना बनी। इसका आधार 13 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला है, इतना बड़ा कि इसमें दुनिया के 10 बड़े फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। अनुमान है कि इस पूरे पिरामिड का कुल वजन लगभग 57 लाख टन से ज्यादा है। तुलना के लिए आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा का कुल वजन लगभग 5 लाख टन है, यानी महान पिरामिड अकेले बुर्ज खलीफा से 11 गुना से भी ज्यादा भारी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस महाकाय संरचना को बनाने में अनुमानित रूप से सिर्फ 20 से 27 साल लगे। इसका मतलब है कि अगर मजदूर साल के 365 दिन में 10 घंटे काम करते, तो उन्हें हर 5 मिनट में एक विशाल पत्थर के ब्लॉक को उसकी सही जगह पर रखना होता था। ये सब बिना किसी क्रेन, बिना स्टील या आधुनिक मशीनरी के। ये पैमाना इतना विशाल है कि ये लगभग नामुमकिन लगता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान किया है। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इतने भारी पत्थरों को खदानों से कैसे काटा गया? उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से गीजा के पठार तक कैसे लाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, उन 2.5 से 80 टन वजनी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक कैसे चढ़ाया गया? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल में ले जाता है, जहां हम सदियों पुराने सिद्धांतों और हाल की अविश्वसनीय खोजों के जरिए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। सदियों तक महान पिरामिड के निर्माण का रहस्य अटकलों और कहानियों में डूबा रहा। कुछ ने कहा कि ये लाखों गुलामों का काम था, जिन्हें कोड़े मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरों ने अलौकिक शक्तियों या एलियंस की मदद का सिद्धांत दिया। लेकिन हाल के दशकों में हुई पुरातात्विक खोजों ने एक पूरी तरह से अलग और कहीं ज्यादा प्रभावशाली कहानी को उजागर किया है। ये कहानी है इंसानी दिमाग, संगठन और कमाल की इंजीनियरिंग की। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पिरामिड के लिए 2 मुख्य तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। मुख्य ढांचे के लिए इस्तेमाल हुआ पीला भूरा चूना पत्थर गीजा पठार के ठीक दक्षिण में मौजूद खदानों से आता था। कारीगर तांबे की छेनी और लकड़ी के हथौड़ों का इस्तेमाल करते थे। वे पत्थर में दरारें बनाते, फिर उनमें लकड़ी के फट्टे फंसाकर उन्हें पानी से भिगो देते। गीली लकड़ी फूलती और पत्थर दरार के साथ टूट जाता। लेकिन पिरामिड की बाहरी परत, जिसे केसिंग स्टोन्स कहा जाता है, के लिए चमकदार सफेद तुरा लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर नील नदी के पार तुरा की खदानों से आता था। ये केसिंग स्टोन्स इतने सटीक और पॉलिश किए हुए थे कि जब पिरामिड नया बना होगा तो ये रेगिस्तान की धूप में एक विशाल चमकते हुए हीरे की तरह लगता होगा। राजा के कमरे और अंदर के भारी भरकम स्ट्रक्चर के लिए 800 किलोमीटर दक्षिण में असवान से ग्रेनाइट लाया गया। यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। आखिर 80 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक को 800 किलोमीटर तक कैसे ढोया गया? दशकों तक पुरातत्वविद मानते थे कि इन्हें नावों से नील नदी के रास्ते लाया गया होगा। लेकिन आज नील नदी गीजा के पठार से कई किलोमीटर दूर बहती है। तो क्या वे इन भारी पत्थरों को रेगिस्तान में मीलों तक घसीटते थे? इस गुत्थी का जवाब 2022 से 2024 के बीच प्रकाशित एक अभूतपूर्व शोध से मिला। वैज्ञानिकों ने रडार, सैटेलाइट इमेजरी और मिट्टी के नमूनों का इस्तेमाल करके एक अविश्वसनीय खोज की। उन्होंने पाया कि 4500 साल पहले नील नदी की एक विशाल खोई हुई शाखा, जिसे शोधकर्ताओं ने अहरामत शाखा नाम दिया है, ठीक पिरामिड निर्माण स्थल के पास से होकर बहती थी। ये शाखा लगभग 64 किलोमीटर लंबी थी
और इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े जहाज इसमें आसानी से चल सकते थे। ये खोज एक गेम चेंजर थी। इसने साबित कर दिया कि प्राचीन मिस्रवासियों को पत्थर मीलों तक घसीटने की जरूरत नहीं थी। वे भारी भरकम ब्लॉक्स को सीधे खदानों से लकड़ी की विशान नावों पर लादते और नील की इस अहरामत शाखा के जरिए सीधे गीजा में बने बंदरगाहों तक पहुंचाते थे, जो पिरामिड से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। समय के साथ जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण ये नदी शाखा सूख गई और रेगिस्तान की रेत के नीचे दफन हो गई और अपने साथ पिरामिड निर्माण का सबसे बड़ा रहस्य भी दफन कर गई। पत्थरों के साइट पर पहुंचने के बाद असली चुनौती शुरू होती थी। उन्हें 481 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया जाए। सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत रैंप का है, लेकिन किस तरह का रैंप? एक थ्योरी है एक लंबे सीधे रैंप की, जो पिरामिड के साथ साथ ऊंचा होता जाता। लेकिन 481 फीट की ऊंचाई तक एक सुरक्षित ढलान वाला रैंप बनाने के लिए वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा होता, जिसमें पिरामिड से भी ज्यादा पत्थर लग जाते। इसलिए एक और थ्योरी ज्यादा लोकप्रिय है, सर्पिल रैंप। इस थ्योरी के मुताबिक एक रैंप पिरामिड के चारों ओर सांप की तरह लिपटते हुए ऊपर की ओर बढ़ता। इससे रैंप की लंबाई कम हो जाती। मजदूर लकड़ी की स्लेज पर पत्थर रखते और उन्हें इन रैंप पर ऊपर खींचते। 2014 में हुए एक प्रयोग से पता चला कि अगर स्लेज के आगे की रेत को थोड़ा गीला कर दिया जाए तो घर्षण 50% तक कम हो जाता है, जिससे पत्थरों को खींचना बहुत आसान हो जाता है। एक और हालिया और दिलचस्प सिद्धांत फ्रांसीसी वास्तुकार जीन पियरे ह्यूडिन का है। उनका मानना है कि बाहरी रैंप का इस्तेमाल केवल पिरामिड के निचले हिस्से के लिए किया गया था। ऊपरी हिस्से के लिए मिस्रवासियों ने एक आंतरिक रैंप बनाया, जो पिरामिड की बाहरी दीवार के ठीक पीछे अंदर ही अंदर घूमता हुआ ऊपर जाता था। यह सिद्धांत पिरामिड के कोनों पर छोड़ी गई कुछ गड़बड़ियों की व्याख्या करता है और 2017 में स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट द्वारा खोजे गए बिग वॉइड जैसे गुप्त चैम्बर के अस्तित्व को भी समझा सकता है। हॉलीवुड फिल्मों ने हमारे दिमाग में यह छवि बना दी है कि पिरामिड का निर्माण लाखों गुलामों ने किया था, जिन्हें बेरहमी से काम करते हुए मार दिया गया था। लेकिन पुरातात्विक सबूत इस कहानी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पिरामिडों के पास पुरातत्वविदों ने एक पूरे शहर के अवशेषों की खोज की है, जो पिरामिड बनाने वाले श्रमिकों का था। वहां मिले कंकालों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये लोग अच्छी तरह से खाते पीते थे। उन्हें नियमित रूप से मांस, रोटी और बियर दी जाती थी। उनकी हड्डियों पर फ्रैक्चर के निशान तो हैं, लेकिन वे ठीक हो चुके हैं, जो दिखाता है कि उन्हें मेडिकल देखभाल भी मिलती थी। ये गुलाम नहीं, बल्कि कुशल, सम्मानित कारीगर और मजदूर थे। अनुमान है कि लगभग 20,000 से 30,000 मजदूर एक समय में काम करते थे, जो रोटेशन में काम करते थे। इनमें से कई किसान थे जो नील नदी की सालाना बाढ़ के दौरान, जब उनके खेत पानी में डूबे होते थे, तब पिरामिड निर्माण पर काम करने के लिए आते थे। ये उनके लिए न केवल कमाई का एक जरिया था, बल्कि अपने जीवित देवता फराओ की सेवा करने का एक पवित्र कर्तव्य भी था। उनकी कब्रें भी पिरामिड के पास सम्मान के साथ बनाई गई हैं। ऐसा सम्मान गुलामों को कभी नहीं मिलता। तो पिरामिड किसी अलौकिक शक्ति का नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय रूप से संगठित समाज का नतीजा था। एक ऐसा समाज जिसके पास एक शक्तिशाली नेतृत्व जैसे कि फराओ, बेशुमार संसाधन जैसे कि नील नदी, एक मजबूत प्रेरणा यानी अनंत जीवन में विश्वास, और सबसे बढ़कर हजारों कुशल और समर्पित इंसानों का दिमाग और कड़ी मेहनत थी। लेकिन क्या सारे रहस्य सुलझ गए हैं? बिल्कुल नहीं। भले ही विज्ञान और पुरातत्व ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन गीजा का महान पिरामिड आज भी ऐसे रहस्यों से भरा है जो मुख्यधारा की सोच को चुनौती देते हैं। ये पहेलियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई पूरी कहानी जानते हैं। पिरामिड की इंजीनियरिंग सिर्फ इसके आकार में ही नहीं, बल्कि इसकी सटीकता में भी हैरान करती है। महान पिरामिड को पृथ्वी के 4 कोनों यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के साथ आश्चर्यजनक रूप से अलाइन किया गया है। इसकी भुजाएं ट्रू नॉर्थ से केवल 3/60वें डिग्री के मामूली अंतर पर हैं। आज जीपीएस के युग में भी ऐसी सटीकता हासिल करना एक चुनौती है। 4500 साल पहले बिना कंपास या सैटेलाइट के उन्होंने ये कैसे किया? एक सिद्धांत यह है कि उन्होंने रात में तारों की स्थिति को देखकर, खास तौर पर ध्रुव तारे को देखकर यह अलाइनमेंट हासिल किया होगा। इसके अलावा पिरामिड के डायमेंशंस में उन्नत गणितीय स्थिरांक छिपे हुए लगते हैं। यदि आप पिरामिड के आधार की परिधि को उसकी ऊंचाई से दुगना करके भाग देते हैं, तो आपको 3.14159 मिलता है, जो पाई का मान है। ये कैसे संभव है? क्या ये एक अविश्वसनीय संयोग है, या ये उनके उन्नत ज्ञान का प्रमाण है
जिसे ज्यादातर मिस्र विशेषज्ञ एक मजेदार गणितीय संयोग ही मानते हैं। ग्रेट पिरामिड अंदर से ठोस पत्थर का ढेर नहीं है, इसमें गलियारों और कमरों का एक ज्ञात नेटवर्क है। दशकों तक ये माना जाता रहा कि हमने पिरामिड के अंदर सब कुछ खोज लिया है, लेकिन 2017 में स्कैन पिरामिड्स नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट ने म्यूऑन टोमोग्राफी यानी एक तरह का कॉस्मिक रे एक्सरे का उपयोग करके पिरामिड को स्कैन किया और दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ग्रैंड गैलरी के ठीक ऊपर एक विशाल, पहले से अनजान खाली जगह की खोज की, जिसे बिग वॉइड नाम दिया गया। ये खाली जगह कम से कम 30 मीटर यानी 98 फीट लंबी है, जो एक आधुनिक यात्री विमान के आकार की है। इसका मकसद क्या है? क्या ये एक छिपा हुआ कमरा है? इसके बाद 2023 में इसी प्रोजेक्ट ने पिरामिड के उत्तरी मुख पर मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक पीछे एक और छिपे हुए गलियारे की खोज की पुष्टि की। ये गलियारा लगभग 9 मीटर यानी 30 फीट लंबा है। इन खोजों ने इस संभावना को फिर से जगा दिया है कि पिरामिड के भीतर अभी भी अनदेखे कमरे हो सकते हैं, शायद फराओ खुफू का असली मकबरा भी, क्योंकि उनके नाम पर बने इस पिरामिड में जो ग्रेनाइट का ताबूत मिला है वो हमेशा से खाली था। 1994 में लेखक रॉबर्ट ब्यूवेल ने एक विवादास्पद लेकिन आकर्षक सिद्धांत पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों खुफू, खफरे और मेनक्योर का लेआउट आकाश में ओरायन नक्षत्र की बेल्ट के 3 सितारों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। न केवल उनका अलाइनमेंट बल्कि उनका आकार और चमक भी सितारों के आकार और चमक से मेल खाती है। मिस्रवासी ओसिरिस यानी पुनर्जन्म के देवता की पूजा करते थे और उनका मानना था कि ओसिरिस का आकाशीय रूप ओरायन नक्षत्र है। क्या यह संभव है कि फराओं ने जानबूझकर अपने मकबरों को पृथ्वी पर स्वर्ग का एक नक्शा बनाने के लिए डिजाइन किया था, ताकि उनकी आत्माएं मौत के बाद आसानी से अपने देवता ओसिरिस तक पहुंच सके? ज्यादातर मिस्र विशेषज्ञ इस सिद्धांत को खारिज करते हैं, लेकिन यह विचार आज भी बहुतों को आकर्षित करता है। जहां विज्ञान जवाब नहीं दे पाता, वहां कल्पना उड़ान भरती है। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि पिरामिड का निर्माण किसी खोई हुई सभ्यता जैसे अटलांटिस के बचे हुए लोगों द्वारा किया गया था, जिनके पास उन्नत तकनीक थी। एक और लोकप्रिय सिद्धांत अलौकिक प्राणियों यानी एलियंस का है। इस सिद्धांत के समर्थक तर्क देते हैं कि 4500 साल पहले के इंसानों के लिए इतने विशाल और सटीक ढांचे का निर्माण असंभव था। वे पूछते हैं, क्या एलियंस ने अपनी उन्नत तकनीक से मिस्रवासियों की मदद की? क्या पिरामिड असल में ऊर्जा संयंत्र या लैंडिंग पैड थे? इन सिद्धांतों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वे पिरामिड के चारों ओर के रहस्य और आश्चर्य की भावना को दर्शाते हैं। ये अनसुलझी पहेलियां हमें याद दिलाती हैं कि महान पिरामिड सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत नहीं है। ये एक रहस्य है, समय में जमा हुआ एक सवाल, जो हमें विनम्रता सिखाता है और हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में सब कुछ नहीं जानते। आज 4500 साल बाद जब हम गीजा के इन खामोश दिग्गजों को देखते हैं, तो हम सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं देखते, हम मानव इतिहास की सबसे स्थायी विरासतों में से एक को देखते हैं। नील नदी की वो जीवन देने वाली अहरमत शाखा अब सूख चुकी है, रेगिस्तान की रेत के नीचे कहीं खो गई है, लेकिन उसकी विरासत इन पिरामिडों के रूप में आज भी आसमान छू रही है। ये कहानी एक खानाबदोश आदि मानव से शुरू हुई थी, जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। नील नदी ने उसे एक वरदान दिया, उपजाऊ भूमि का। इस भूमि ने उसे किसान बनाया, किसान से वो इंजीनियर बना और इंजीनियर से वो एक ऐसा निर्माता बना जिसने समय को भी मात दे दी। पिरामिड सिर्फ फराओ के मकबरे नहीं थे, वे एक पूरी सभ्यता की महत्वाकांक्षा, उनकी आस्था और उनकी सरलता का प्रतीक थे। वे इस बात का सबूत हैं कि जब इंसान एक साझा लक्ष्य और एक मजबूत विश्वास के साथ एकजुट होता है, तो वो क्या हासिल कर सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी बाधाएं हथौड़े और छेनी से नहीं, बल्कि संगठन, योजना और दृढ़ संकल्प से तोड़ी जाती हैं। महान पिरामिड का असली रहस्य शायद एलियंस की तकनीक या खोई हुई जादुई शक्तियों में नहीं छिपा है। इसका असली रहस्य उन 20,000 मजदूरों के पसीने में छिपा है, जो हर दिन तपती धूप में पत्थर खींचते थे। ये उन इंजीनियरों के दिमाग में छिपा है जिन्होंने तारों को देखकर दिशा तय की और गणित के नियमों से एक आदर्श संरचना तैयार की। और ये उन लोगों के दिलों में छिपे विश्वास में है, जो मानते थे कि वे सिर्फ एक राजा के लिए कब्र नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के लिए अनंत काल का घर बना रहे हैं। गीजा के पिरामिड हमें एक सरल लेकिन गहरा सच सिखाते हैं। संघर्ष से ही महानता का जन्म होता है। जिस तरह नील की बाढ़ की चुनौती ने मिस्रवासियों को दुनिया का पहला इंजीनियर बनाया, उसी तरह मौत के डर ने उन्हें दुनिया का सबसे अविश्वसनीय निर्माता बना दिया।
वे हमें याद दिलाते हैं कि हम जिन आदि मानवों की बात करते हैं वे आदिम नहीं थे। उनके पास बस अलग औजार थे, लेकिन उनका दिमाग, उनकी रचनात्मकता और उनकी महत्वाकांक्षा उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी आज हमारी है। शायद हम कभी भी हर एक रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाएंगे, शायद कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे, और शायद यही पिरामिडों की असली खूबसूरती है। वे हमें हमेशा सवाल पूछने, हमेशा खोजने और हमेशा हैरान होने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि आदि मानव ने ये विशाल पिरामिड कैसे बनाए, तो उन्हें बताएं कि ये कहानी किसी जादू की नहीं बल्कि इंसानी जज्बे की है। ये नील नदी और उसके बच्चों की कहानी है, जिन्होंने पत्थर पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जिसे हजारों साल का समय भी मिटा नहीं सका। आपको क्या लगता है, क्या ये पूरी तरह से इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल था, या कोई गहरा रहस्य अब भी रेत के नीचे दफन है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको मिस्र की इस रहस्यमयी दुनिया की यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी अगली खोज में शामिल हो सकें। देखने के लिए धन्यवाद।